सवाल। मूवीज की डबिंग सिनेमा के लिए एक तोहफा है या शराब? पॉज करो, सोचो और कमेंट्स में बताओ। तो सोच लिया? तो तोहफा या शराब? मैं बताऊं? ऑब्वियस आंसर है दोनों। मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डबिंग होती क्या है। मूवीज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो एक मूवी के ओरिजिनल डायलॉग्स को रिप्लेस करना किसी और लैंग्वेज के डायलॉग से, या कभी कभी टोटली डिफरेंट डायलॉग से, जो कि कॉमेडी डब्स में किया जाता है। अब टेक्निकली डबिंग ऑलमोस्ट हर मूवी में होती है, जिसे एडीआर कहा जाता है, जहां पोस्ट प्रोडक्शन में बुरी साउंड क्वालिटी के डायलॉग्स को डब किया जाता है या फिर एडिशनल डायलॉग्स को ऐड किया जाता है। जैसे 3 इडियट्स का ये बीच वाला सीन, जिसमें कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जो कि पोस्ट प्रोडक्शन में ऐड किए गए हैं, और ध्यान से देखें तो आमिर खान मुंह ही नहीं हिला रहा है। अब क्या बताऊं यार। और फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर जैसी चीजें, जहां पोस्ट प्रोडक्शन में स्टोरी को हेविली चेंज करना पड़ा, वहां भी एडीआर का इस्तेमाल हुआ ताकि शो अपनी नई स्टोरी के डायरेक्शन में जा सके उस ओरिजिनल फुटेज के साथ। अब जो सबसे ज्यादा फेमस होती है वो है दूसरी लैंग्वेज में डबिंग, जहां एक लैंग्वेज में बनी मूवी के डायलॉग्स को रिप्लेस कर दिया जाता है उन्हीं डायलॉग से पर एक दूसरी लैंग्वेज में। तो इस सबसे ये तो साफ हो जाता है कि डबिंग फिल्म मेकिंग का एक एसेंशियल पार्ट है। और हाँ, मैं जानता हूँ कि आप अपनी स्क्रीन पे चिल्ला रहे हो कि डबिंग ऑब्वियसली बहुत फायदेमंद है सिनेमा के लिए, क्योंकि डबिंग की मदद से ही एक फिल्म और भी ज्यादा मार्केटेबल प्रोडक्ट बन जाती है, और उसी की वजह से दूसरी भाषा समझने वाले लोग भी उन मूवीज का मजा ले पाते हैं, और साथ ही में प्रोड्यूसर्स भी ज्यादा पैसा बनाते हैं, जिससे उन्हें और फिल्म्स बनाने की मोटिवेशन मिलती है। अवतार को ही देख लो, उसके 47 डिफरेंट डब्ड वर्जन बने थे, और अपने टाइम पे वो इंडिया की सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म थी आफ्टर 3 इडियट्स। 2012 मूवी ने इंडिया में 95 करोड़ की कमाई करी, और एंड गेम ने $850 मिलियन कमाए यूएस और कनाडा में, और बाकी के $1.9 बिलियन बाहर के देशों से, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, फ्रेंच, रशियन, जर्मन, चाइनीज, स्पेनिश, लैटिन स्पेनिश और भी बतेरी लैंग्वेजेस के डब्ड वर्जन शामिल थे। और साथ ही में एंड गेम ने इंडिया में 200 करोड़ कमा के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अकेले इंडिया में 10 लाख टिकटें तो एडवांस में बिकी थी, वो भी सिर्फ एक दिन में, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु के डब्ड वर्जन्स भी थे। और चाइना में 10 लाख टिकटें बिकी एडवांस में सिर्फ 6 घंटों में। तो हाँ, ऑब्वियसली आप सही हैं कि डबिंग मूवीज को बहुत फायदा पहुंचाती है, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। एक सिनेफाइल के नजरिए से, जो कि मूवीज की हर एक छोटी से छोटी बारीकी पे ध्यान देता है, डबिंग मूवीज से उनकी आत्मा चूस लेती है। अब एक आम मूवी देखने वाले के लिए वो वीडियो और अपनी मनपसंद भाषा में आवाज बहुत होती है। मम्मी मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं उन दोनों को यहाँ ना रखती तो यहाँ कुछ भी ना होता। यार चुड़ैल हम सबको खा जाएगी तो ना मिलेगी बनी हट्टी हमारी। लेकिन एक सिने प्रेमी के लिए मामला थोड़ा उल्टा है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मूवीज डब किन तरीकों से की जाती है। ज्यादा टेक्निकल नहीं हो रहा, लेकिन 3 तरीके के डब्स हैं जो मैंने अपनी इस 18 वर्षीय जीवन में देखे हैं। सबसे पहला वॉइस ओवर, दूसरा डायलॉग रिप्लेसमेंट, और तीसरा असली डब। अब पहले ही बता दूं कि ये कोई 3 ऑफिशियल तरीके नहीं है डब करने के, ये बस 3 तरह के डब्स हैं जो मैंने देखे हैं, और इन्हें नाम भी मैंने ही दिए हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं वॉइस ओवर पे, जो कि सबसे वाहियात तरीके की डबिंग होती है। इसमें नए डायलॉग्स को ओरिजिनल डायलॉग्स के ऊपर चिपका देते हैं, और नए डायलॉग्स के पीछे ओरिजिनल डायलॉग्स भी सुनाई दे रहे होते हैं, और ये वाली डबिंग बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग होती है और एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा वाहियात। जनरली ऐसी डबिंग अनऑफिशियल होती है, पर नेटफ्लिक्स के बैड बॉय बिलियनेयर डॉक्यूमेंट्री सीरीज में आपको ये वाला डब देखने को, या कह सकते हैं सुनने को, मिल सकता है। अगला आता है डायलॉग रिप्लेसमेंट, या कह सकते हैं द बेटर डब। इसके अंदर ओरिजिनल डायलॉग्स को रिप्लेस कर दिया जाता है नए डायलॉग से, और बस कुछ नहीं किया जाता। ये वाला वॉइस ओवर से बेहतर है, क्योंकि इसमें ओरिजिनल डायलॉग्स को चुप करा दिया जाता है। ये वॉइस ओवर से ज्यादा मेहनत मांगता है, और रिजल्ट भी बेहतर होता है। इस डब में प्रॉब्लम ये है कि अगर डायलॉग्स के बीच में कोई म्यूजिक है ओरिजिनल में, तो डब्ड वर्जन में वो म्यूजिक गायब मिलेगा, और ये वाला अनऑफिशियल डब्स में बहुत ज्यादा कॉमन है। और ये डब आपको साइलेंस द लैम्स के हिंदी डब में सुनने को मिल सकता है। अब ये वाला डब परफेक्ट नहीं है, पर काम चलाऊ है, और कभी कभी इस डब वाली मूवीज के बीच बीच में कई डायलॉग्स ओरिजिनल लैंग्वेज में ही मिलते हैं। और मेरे से मत पूछना क्यों, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, शायद काम जल्दी निपटाने के लिए। अब तीसरा आता है द रियल डब। इसमें सारे डायलॉग्स को रिप्लेस किया जाता है, और अगर ओरिजिनल में डायलॉग्स के बीच में कोई म्यूजिक होता है तो उसे भी डाला जाता है, और सारे ऑफिशियल और प्रोफेशनल डब्स में यही वाला मिलता है। अब जब हमने तीनों तरह के कॉमनली अवेलेबल डब्स के बारे में जान लिया है, तो अब जानते हैं कि क्यों मैं मानता हूँ कि डबिंग मूवीज की आत्मा चूस लेती है। देखो, डायलॉग्स डब करने से एक्टर की एक्टिंग तो डाइल्यूट हो ही जाती है। एक्टिंग क्या होती है? एक एक्टर की एक्टिंग को कैसे जज करा जाता है? उसके एक्सप्रेशन से,
उसके एक्सेंट से, उसकी डायलॉग डिलीवरी से, उसकी टोन से, उसके फिजिकल मूवमेंट से। जब उसके कहे हुए डायलॉग्स के ऊपर किसी और वॉइस एक्टर के मुंह से निकले डायलॉग्स को चिपका दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली उस एक्टर की सिर्फ आधी मेहनत, या कह सकते हैं उसकी सिर्फ आधी एक्टिंग ही देखने को मिलेगी आपको। आप उस एक्टर को नहीं, उस एक्टर के एक डायल्यूटेड वर्जन को देख रहे हो। और साथ ही में डायरेक्टर की डायरेक्टिंग भी तो खा जाती है डबिंग, क्योंकि मूवी शूट होते टाइम डायरेक्टर ने जो डायरेक्शन दी होगी एक्टर्स को, वो तो एक्टर्स के पास ही रह गई ना। वॉइस एक्टर्स को तो उनके दूसरे डायरेक्टर ने डायरेक्शन दी होगी। साथ ही में साउंड डिजाइन, साउंड एडिटिंग, साउंड मिक्सिंग, इन सब की भी तो लग गई ना डब होने के बाद। और एक ऐसा फ्लॉ है इंडियन वॉइस ओवर या कह सकते हैं वॉइस एक्टिंग इंडस्ट्री में, जो कि और भी कई देशों में कॉमन है, वो है लिमिटेड नंबर ऑफ वॉइस एक्टर्स। कुछ वॉइस एक्टर्स हैं जो हर जगह हैं। 2000 से 2010 के बीच के सारे अनऑफिशियल डब्स में सारे वॉइस एक्टर्स की आवाजें मैंने सैकड़ों बार सुनी है, और ये चीज घटने की जगह बढ़ गई है। नेटफ्लिक्स का कोई भी शो उठा लो, उसके हिंदी डब के एटलीस्ट 2 एक्टर्स तो मैं नाम से जान जाऊंगा। और दिक्कत ये है कि हर टाइप के कैरेक्टर के लिए कुछ लिमिटेड एक्टर्स हैं। एक एल्डरली आदमी के लिए 3 से 4 वॉइस एक्टर्स हैं। डिस्क्लेमर, ये कोई स्टैट्स नहीं है, ये सिर्फ मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं। अगर एक लौंडा है तो गिनती के 3 वॉइस एक्टर्स की आवाजें सुनाई देती हैं, जिसमें से 2 तो यही हैं, और ऐसे ही कई एग्जाम्पल्स हैं। सिर्फ 4 तरह के वॉइस एक्टर्स हैं इंडिया में। एक वो एक्टर्स जिन सबको हम शक्ल से जानते हैं और उन सब की हमने आवाजें भी सुनी है डब्स में, पर फिर भी हमें ये नहीं पता कि वो वॉइस एक्टिंग करते हैं। दूसरे वो जो वॉइस एक्टिंग करते हैं पर उन्हें कोई नहीं जानता। और तीसरे वो जो वॉइस एक्टिंग करते हैं और उन्हें सब जानते हैं। और चौथे वो मेन स्ट्रीम बड़े एक्टर्स जिन्होंने वॉइस एक्टिंग की होती है लेकिन बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स में। मैं ये नहीं कह रहा कि डबिंग मूवीज को पूरी तरह खराब कर देती है। ऑब्वियसली डबिंग की क्वालिटी पर डिपेंड करता है, और अच्छी क्वालिटी की डबिंग में फ्लॉज कम से कम होंगे। पर मैं पॉइंट इज कि ओरिजिनल इंटेंडेड साउंड डिजाइन तो चला गया ना डंडक के जंगलों में। और इसी सारे तामझाम में एक चीज सबसे ज्यादा सफर करती है, और वो है एक्सपीरियंस। क्योंकि बेकार क्वालिटी के डब्स में नई ऑडियो और ओरिजिनल ऑडियो में बहुत डिफरेंस होता है, जो कि सुनने से पता भी चल जाता है। और डब अच्छा हो, बुरा हो या बहुत ज्यादा अच्छा, ट्रांसलेशन और डबिंग कभी भी ओरिजिनल चीज नहीं बन पाएंगी, चाहे वो ट्रांसलेशन ओरिजिनल से बेहतर ही क्यों ना हो। ओरिजिनल ओरिजिनल ही रहेगा। और एक टर्म है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, जो कि डबिंग में भी होती है। जैसे एंड गेम में एक सीन में हिंदी में रियलिटी स्टोन को अंतरिक्ष मणि कहा गया है, और ये गलती थिएटर में मैंने और मेरे आसपास के कई लोगों ने नोटिस की थी। और आप अभी भी डिज्नी प्लस पे जाके इसे देख सकते हैं, टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। ये तो एक गलती थी जो कि डब करने वालों ने कर दी, पर आइकॉनिक डायलॉग्स जैसे आई कैन डू दिस ऑल डे और एवेंजर्स असेंबल एवेंजर्स एंड गेम के हिंदी डब्ड वर्जन में है ही नहीं, उसके भी टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, जाके देख लेना। अब एक कैजुअल व्यूअर को फर्क नहीं पड़ेगा, पर एक हार्डकोर सिनेफाइल और एमसीयू फैन को इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और जोडियक जैसी मूवीज के मामले में तो लिटरली डबिंग ने उसकी आत्मा चूस ली। अब जोडियक एक मिस्ट्री थ्रिलर है जो मैंने नेटफ्लिक्स पे देखी थी, एंड आई लव्ड दैट मूवी बिकॉज इट इज अ फकिंग ग्रेट मूवी। पर जब मैंने उसका हिंदी वर्जन, अनऑफिशियल ऑब्वियसली, अपनी मम्मी को दिखाया तो मैंने नोटिस किया कि उस डब्ड वर्जन की टोन, फील और एक्सपीरियंस ओरिजिनल मूवी से एकदम अलग थी। मैंने एक आध और लोगों को वो हिंदी वर्जन दिखाया तो उन लोगों ने उसे एक मीडियोकर थ्रिलर बताया, और इसीलिए मुझे डबिंग से इतनी दिक्कत है। अब इस डबिंग वाली चीज में एक बहुत छोटी सी एक्सेप्शन है कि एनिमेटेड मूवीज में ये चीज थोड़ी सी कम मैटर करती है। जो मूवीज बच्चों को टारगेट कर रही होती हैं वो ज्यादा लैंग्वेजेस में डब होती हैं, क्योंकि उनकी ऑडियंस यानी बच्चे सबटाइटल्स नहीं पढ़ सकते। और जो मूवीज बच्चों के लिए नहीं भी होती उसमें भी डबिंग काम कर सकती है। अब ऑब्वियसली डबिंग के खिलाफ वाले सारे पॉइंट्स यहाँ भी अप्लाई होते हैं, पर एनिमेटेड मूवीज में डबिंग आई कैन लेट गो। वो बात अलग है कि देखता मैं ओरिजिनली हूँ। सो मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था, जवाब है दोनों, क्योंकि डबिंग मूवीज को दूर दूर तक पहुंचाती है, अलग अलग लोगों के लिए वॉचेबल बनाती है। और आई हैव टू एडमिट, अगर वो अनऑफिशियल डायलॉग रिप्लेसमेंट वाले डब्स ना होते तो मैं सिनेफाइल ना बनता, ना ही ये चैनल खोलता, और ना ही उन्हीं डब्स के खिलाफ ये वाली वीडियो बनाता। अब मैं ये नहीं कह रहा कि डबिंग या वॉइस ओवर एक्टर्स, डायरेक्टर्स और एडिटर्स को सड़क पे ले आओ और ये सारे रोजगार देने वाले स्टूडियोज को बंद कर दो। और मैं चाहता भी नहीं हूं कि डबिंग बंद हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ बहुत बढ़िया फिल्म्स बहुत सारे लोग नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए डबिंग कहीं ना जाए, बस ज्यादा से ज्यादा लोग सबटाइटल्स के साथ मूवीज देखना शुरू कर दें। क्योंकि बॉन्ग जून हो ने कोरियन में एक बार कहा था और उनकी ट्रांसलेटर ने इंग्लिश में कहा था, और अब मैं हिंदी में कह रहा हूँ
कि अगर आप सबटाइटल्स की 1 इंच ऊंची दीवार को पार कर लें तो इस दुनिया में बहुत सारी बेहतरीन फिल्में भरी पड़ी हैं। तो ऑन दैट नोट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।